2030 का भारत, 2030 के भारत में हम ऐसे कुछ शख्सियत को सामने लेकर आते हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक भारत देश को हासिल करने हैं, वो भारत देश हासिल कर पाएगा या फिर नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से AIMIM पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इम्तियाज जलील जी। सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 2030 के भारत में। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत देश को लक्ष्य मिला है कि 2030 तक भारत देश में गरीबी शून्य हो जानी चाहिए। क्या लगता है आपको 2030 तक क्या स्थिति रहेगी भारत की? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो ईयर्स डिक्लेयर किए जाते हैं कि 2020 में हम ऐसा कर देंगे, 2030 तक हम ऐसा हो जाएंगे, 2040 तक ऐसे हो जाएंगे करके, तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये एक सपना दिखाने के जैसा होता है। जो भी करना है आज करो। आज हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सपना देखना अच्छा है कि 2030 में हम लोग गरीबी को बिल्कुल दूर कर पाएंगे करके। या हम लोग पिछले 75 साल आज़ादी के जब हुए थे, उस वक्त से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस देश से गरीबी हटाई जाएगी। और संविधान के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा करके। लेकिन क्या सही है ये? महज चंद फैमिलीज जो है इस देश के अंदर वो कितने अमीर है, और एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पिछला जब बजट पेश कर रही थी पिछले सेशन का, जिसमें मैं भी मौजूद था, तो उन्होंने अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि इस देश के अंदर 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। यानी कि आपकी अगर आबादी अगर 140 करोड़ है और उसमें से अगर आप 85 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो अब आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दिखाने के लिए सपने अलग अलग होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इश्यू जो रहेगा वो कम्युनल हेट्रेड जो इस देश के अंदर फैलाई जा रही है। नो कंट्री कैन डेवलप, कोई देश नहीं तरक्की कर सकता, कोई राज्य नहीं डेवलप कर सकता है जब तक आपका सोशल फैब्रिक मजबूत ना हो। अगर सोशल फैब्रिक ही अगर आपका कमजोर है तो कौन आपके पास आके इन्वेस्टमेंट करने वाला है? यहाँ से कितने सारे अब इंडियंस जो है वो भाग रहे हैं दूसरे देशों के अंदर इस डर से कि यार कल क्या होने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल आपने सही कहा। और यहीं से ये समझ में आ रहा है कि अगर जो आपने बताया ना सोशल फैब्रिक, अगर वो सही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट करने में बहुत देरी हो जाएगी। जी दामिनी। बिल्कुल सर, आपने एक चीज कही थी, हालांकि ये काफी हद तक देखने में भी आता है कि क्योंकि गरीब लोग जो है वो बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर लोग जो है वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और इस तरह की कई बातें लगातार सुनने में भी आती है। लेकिन सवाल कि कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है, कई सारे लाभ भी दिए जा रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स है, इवन आंकड़े भी बताते हैं कि इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, उसके बावजूद देश में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये सोच पाना या ये मान पाना कि 2030 तक भारत देश की स्थिति गरीबी के क्षेत्र में बहुत बेहतर हो जाएगी, इस चीज पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों आखिर देश में अमीर होते जा रहे, गरीब होते जा रहे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये सवाल किया आपने मुझसे? जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने कुछ दिन पहले पूरा सोशल मीडिया और पूरे टेलीविजन चैनल जो है वो एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी के बारे में हमने देखे थे। आपके नज़रों से भी गया होगा। आप जब सुबह उठ रहे थे तो कितने फिल्म स्टार्स आए हुए हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को कितने करोड़ों रुपये देकर बुलाया गया है महज एक 4 मिनट 5 मिनट के ठुमके लगाने के लिए। और उसी मुंबई शहर के अंदर एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो है झोपड़पट्टी है। तो हमें ये डिस्पैरिटी देखने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आंखों के सामने ये सब चल रहा है करके। और जब कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहा गया था, जब ये संविधान बनाया जा रहा था कि इक्विटेबल राइट्स रहेंगे करके उसमें, तो क्या वजह है? उसकी वजह मुख्य यही है कि पॉलिटिक्स और मनी
ये दोनों बहुत करीब का रिश्ता इनका हो चुका है उसमें, कि तुम मुझे सत्ता में बैठाने के लिए मदद करो, मैं सत्ता में बैठने के बाद है तो तुम्हारे को पूरी इस देश की जितनी संपत्ति है तुम्हारे हवाले कर डालूंगा, जितने बड़े बड़े ठेके हैं वो सब तुम्हारे को दे डालूंगा करके। तो उसकी वजह यही हो रही है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है उसका मुंह खुलना नहीं चाहिए, उसने सड़क के ऊपर आना नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए, तो भैया तू घर में बैठ, तो हमारे खिलाफ कुछ बोल मत, तो हमारे खिलाफ कुछ आंदोलन कर मत, हम तेरे घर के ऊपर मुफ्त का राशन लाके दे रहे हैं। मेरे हिसाब से दुनिया के अंदर ये वाहिद ऐसा देश होगा जहां पर नौजवान लड़के कह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको भत्ता दे डालेंगे 1000 रुपये 1500 रुपये। अब महाराष्ट्र के अंदर एक लाडली बहन स्कीम स्टार्ट की गई है, कहाँ से प्रेरणा ली गई है, तो मध्य प्रदेश के अंदर बोले भारतीय जनता पार्टी के जीतने की वजह ये थी कि मुफ्त में है तो हम हमारी बहनों को है तो 1500 रुपये देंगे। उसमें किसी बहन को ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे को नौकरी दीजिए, हमारे को काम दीजिएगा करके। किसान कहता है कि मेरी जो फसल है, मैं जो उगाता हूँ, मैं जो मेरी खेती के अंदर मेहनत करता हूँ, उसका सही दाम मुझे मिलना चाहिए। ये 75 साल से इस देश का किसान चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते यहाँ तक आया है। वो कहते हैं कि हम तुझे कीमत नहीं देंगे, हम तेरे को लोन देंगे, और वो लोन है तो हम माफ कर डालेंगे बाद में करके। तो एक तरीके से आप इस देश की जनता को, आवाम को एक आलसी बनाने का काम कर रहे हैं कि तुम काम मत करो, हम तुम्हारे को मुफ्त में पैसा दे डालेंगे, लोन माफ कर डालेंगे, महिलाओं को कहेंगे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, लड़कों से कहेंगे, नौजवान बच्चों से कहेंगे कि नौकरियां नहीं है, हम तुमको महीने के 1500-2000 दे डालेंगे करके उसमें। तो ये जो इस सिस्टम जो चला आ रहा है उसमें, अब मैं अगर रोजगार के बारे में बात करूंगा तो फौरन है तो वो कोई तो भी किसी मंदिर का मस्जिद का इशू निकाल लेंगे। मैं अगर कहूंगा कि मेरे किसान है तो आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो भी पाकिस्तान को लेकर आ जाएंगे, फिर कुछ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर डालेंगे। तो यही मुद्दों को लेकर जो है ये चला रहे हैं अपनी दुकानें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम भी इसलिए अलग अलग माइनॉरिटी सेक्शन से बात कर रहे हैं इंटरव्यूज में। तो इसमें एक चीज आपने कहा कि कम्युनल हेट्रेड की जो आपने बात करी कि वो अगर रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, AIMIM की पार्टी जो है, इसमें लोगों के बीच ऐसा मिसकंसेप्शन है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी की तरफ ही फोकस्ड रहते हैं, एक कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या ये मिसकंसेप्शन है या फिर पार्टी के कुछ एजेंडे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मिसकंसेप्शन नहीं है। MIM पार्टी, AIMIM पार्टी, जिसका मैं सांसद रहा 2014 से 19 से 24 तक, 2014 से 19 तक मैं MLA रह चुका हूँ इसी पार्टी से। इससे पहले तो हम किसको वोट देते थे? हम कांग्रेस को वोट देते थे, हम NCP को देते थे, हम समाजवादी को देते थे, कोई शिवसेना को दे देता था, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को वोट देते आए थे। हमारे लिए जगह बनी क्यों? जब हमने ये रियलाइज किया कि ये सबको हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि देश के अंदर इंडिया अलायंस को इतनी बड़ी जो कामयाबी मिली है लोकसभा इलेक्शन के अंदर, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस के जितनी भी सीटें आई है उसमें मुसलमान समाज जो है वो 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर इन्हें वोट डाला। किसे वोट डाला? तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डाला, उसने शरद पवार की NCP को डाला, उसने कांग्रेस को डाला। अब कल जब लोकसभा के अंदर वक्फ के खिलाफ एक कानून लाया गया सरकार की तरफ से, तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के 9 के 9 MPs है तो वहां से भाग के निकल गए, उसमें चर्चा नहीं लिए, उसका विरोध नहीं किया। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे से वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन जब तुम्हारी लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो हम नहीं लड़ेंगे, वो इम्तियाज जलील लड़ेगा, वो असदुद्दीन अवैसी लड़ेगा, MIM पार्टी लड़ेगी करके। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ वोट तक का है। वोट दो हमको, और तुम्हारे खिलाफ कुछ आएगा तो हम खामोश बैठ जाएंगे, वहां से दुम दबा के भाग जाएंगे, जैसा कल वो भाग गए थे उसमें। तो अगर ये लोग अब हमारी आवाज उठाते जी, एक भाई आप माने या ना माने, मुसलमान जो है इस देश के अंदर माइनॉरिटीज का सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, सबसे बड़ा तबका है। अगर आप उनको ही नजरअंदाज करके चलेंगे
तो फिर कैसा चलने वाला है? वो नहीं आवाज उठा रहे हैं, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया आप जाइए, आप जाके हमारी आवाज उठाइएगा करके। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ इम्तियाज जलील जी यहाँ पर कि माइनॉरिटीज में जैसे मुस्लिम्स की बात आती है तो हमेशा मुस्लिम्स कैटेगरी में ही गरीबी ज्यादा पाई गई है। मतलब रिचेस्ट अगर देखें तो बहुत ऊंचे पदों पर भी मुस्लिम बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब जो हैं वो मुसलमान माइनॉरिटीज की बात करूं तो मुसलमान हैं। इसके पीछे की क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि देखिए सिख की और जैन्स की बात करें तो वो डेवलप आगे हो गए हैं, लेकिन उसी देश में रहते हुए मुस्लिम पीछे क्यों रह गए? देखिए, आप जैन्स और सिख का अगर कंपैरिजन अगर करेंगे तो इनका अगर परसेंटेज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों का लेस देन 2% है। मुसलमानों का तो एक बहुत बड़ी आबादी है इसमें। इसकी मुख्य वजह है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मुसलमानों को हजारों करोड़ रुपया हर साल हज की सब्सिडी दी जाती थी सरकार की तरफ से, ये लो मुसलमानों, ये हम हज की सब्सिडी दे रहे हैं, तुम जाओ मक्का मदीना में जाके तुम हमारा हज अदा करके आओ, ये हमारी तरफ से सब्सिडी है। तो इम्तियाज जलील और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दोनों ने पार्लियामेंट में खड़े रहकर, और मैंने लोग विधानसभा के अंदर भी खड़े रहकर ये आवाज उठाई थी कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए। ये पैसा जो तुम हमारे एक रिलीजियस हमारा जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए जो आप दे रहे हैं वो मत दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए वो पैसा। वही पैसा आप इस देश के अंदर मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल्स खोलिएगा, कॉलेजेस खोलिएगा, उनके लिए हॉस्टल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करिएगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स डिक्लेयर करिएगा हायर एजुकेशन के अंदर। सरकार ने क्या करी कि सरकार ने हमने जितना बोले थे उसमें का आधा सुनी कि हज की सब्सिडी बंद कर दो, तो बंद कर दिए। उसमें से जो पैसा हमें मिल रहा था जी, वो पैसे से उन्होंने एक भी स्कूल बनाए क्या? तो नहीं बनाए। सरकार खुद चाहती है कि हमारे महलों के अंदर कोई एक ड्राइवर चाहिए। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है यहाँ से। एक सर, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, हमारी सरकार खुद चाहती है कि उनके महलों के अंदर काम करने वाली भाई हमारी होना चाहिए, उनके गाड़ी पोंछने वाला हमारा बच्चा होना चाहिए, उनका ड्राइवर हमारा होना चाहिए, उनके लिए चाय बनाने वाला कुक जो है वो हमारा होना चाहिए। तो उनकी मंशा यही है कि अगर ये समाज भी पढ़ लेगा तो हमारे बाजू आके बैठ जाएगा करके, तो वो नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर पीछे रखा जा रहा है, इसलिए गरीबी आज हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी चलाइए, गाड़ियां कौन चलाता है, मेंटालिटी बदलने की जरूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है खुद भी थोड़ी सी मेंटालिटी बदलने की जरूरत होगी। जैसे सपोज समाज में तो लोग कहते हैं ना कि समाज में तो टांग खिंचाई होती ही है, लेकिन खुद में अगर हमको कुछ करना है तो खुद की मेंटालिटी भी चेंज करनी होगी। जैसे अब आप हैं तो आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज आपका बहुत अच्छा नाम है, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया, मैंने आपके बारे में पढ़ा तो। लेकिन वही है क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी बदली है यहाँ पर। क्या ऐसा कुछ, क्योंकि एक समुदाय की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि एक समुदाय अपने ही समुदाय को वहां पर ट्रेन करे कि नहीं आपको आगे बढ़ना है एजुकेशन के क्षेत्र में, देश में कुछ करके दिखाना है, तो हो सकता है कि मेंटालिटी बदले और फिर अचानक से चेंज आ सकता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक। देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा एक अदना सा आदमी हूँ। उसमें मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं करता हूँ कोशिश, मेरे लेवल के ऊपर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक जितना बदलाव मैं ला सकता हूँ वो कोशिश करते रहता हूँ। लेकिन मेरी मेंटालिटी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हुकूमत में जो जाके सरकारें बैठती है उनकी मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। देखिए, स्नेहा नाम है आपका जी। स्नेहा, आपका जिस्म, आपकी बॉडी उस वक्त तक मजबूत है जब आपके बॉडी के पूरे फंक्शंस काम कर रहे हैं, समझ रहे? मैं उस वक्त तक तंदुरुस्त रहूंगा, स्ट्रांग रहूंगा, पावरफुल रहूंगा जब मेरा पूरे बॉडी फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो ये मेरा भारत देश को ये करता है, दर्शाता है कि अगर मेरे भारत देश का ये हिस्सा अगर कमजोर हो गया या मेरे पैर के अंदर कुछ हो गया तो वो अपाहिज हो जाएगा। तो अगर आप मुसलमानों को अपाहिज करके, कमजोर करके आप ये कहेंगे कि नहीं देश बहुत मजबूत हो रहा है, तो ये आपका झूठ है, ये आपका वहम है, और ये आप सिर्फ लोगों को गलत बात बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश को अगर मजबूत होना है तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हमने क्या आपसे ये कहा है कि हमको ताजमहल ला के दे डालो करके? हमने आपसे क्या कहा है? हमारी ज़रूरतें क्या है? हमारी ज़रूरतें ये है कि हमारे लिए स्कूल्स खोल दें आप, हमारे लिए कॉलेज। हम स्कूल खोलने की बात करते हैं तो हमारे इलाके के अंदर पुलिस स्टेशन ला के छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि हमको 2 वक्त हलाल की मेहनत की कमाई खाने के लिए दीजिएगा,
तो वो नशे का कारोबार हमारे इलाके के अंदर शुरू करवा देते हैं कि नौजवानों लियो नशा करो, हम पूरा मदद करेंगे आपको ये नशा आपके पास तक पहुंचने के लिए। तो ये हकीकत है, इसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज आप कह रहे कि आप लोगों के लिए स्कूल खोल देने चाहिए, यूनिवर्सिटीज खोल देनी चाहिए, इस तरह की बात आपके तरह कही तो एक विचार मेरे मन में आया कि शिक्षा तो किसी समुदाय एक विशेष नहीं होती है ना, शिक्षा का हक सभी पे होता है। हर तरह के स्कूल में हर समुदाय का बच्चा जा सकता है। एक जैन जिस स्कूल में पढ़ रहा है, मुस्लिम भी उसी स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शिक्षा का हक सबको बराबरी से मिला है, किसी के लिए पर्टिकुलर अलग से कम्युनिटी बेस्ड स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो एजुकेशन में पीछे। बल्कि सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक पर्टिकुलर स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है या फिर जिस भी बोर्ड की स्कूल है वहाँ पर मुस्लिम नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ जैन जा सकते हैं, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फिर क्यों? देखिए, आप जो बात कह रही है बिल्कुल सही है। मैं भी वही स्कूल के अंदर, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरे बाजू बैठने वाले क्या मजहब के ताल्लुक रखते थे मुझे आज भी पता नहीं है, उसमें सब साथ में मिलके पढ़ते थे। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मेरा ड्राइवर का लड़का, उसकी भी एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जो है वो भी डॉक्टर बनना चाहिए, यूपीएससी पास करना चाहिए, वो भी अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहिए। अब उसको हम, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, तो वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाता है। अब सरकारी स्कूल कुछ शहरों के अंदर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 98% सरकारी स्कूल्स के हालात क्या है कि आप खुद आके विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें। तो यानी कि ये है कि हर गरीब आदमी भी जो सपना देखता है कि मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ना चाहिए, उसको हम क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे स्कूल की फैसिलिटीज दीजिए ना। मुझे आप बताइएगा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग आपको बनाने की जरूरत थी क्या? इतने सालों से हम पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर बैठते थे ना, जितना पैसा आपने नई, अभी पानी टपक रहा है जिस बिल्डिंग के अंदर, उसमें से आप कितने स्कूल्स, बेहतरीन स्कूल्स पूरे देश भर में बना सकते थे। आप देश के अंदर है तो पुतलों के ऊपर, स्टैच्यूज के ऊपर, मेमोरियल्स के ऊपर, स्मारकों के ऊपर है तो हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। वो जरूरी है क्या स्कूल बनाना जरूरी है? मुझे ये बताइएगा उसमें। तो ये मेंटालिटी मेरी बदलनी चाहिए। मेरी मेंटालिटी तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी मेंटालिटी ये है कि इस देश के ऊपर पूरा बैन लगना चाहिए कि किसी का भी स्मारक सरकारी पैसों से नहीं बनेगा, किसी का भी पुतला सरकारी पैसों से नहीं बनेगा करके। और ये फजूल के जो खर्चा हम करते रहते हैं ऐसे कामों के ऊपर जो धार्मिक कार्यक्रमों से रिलेटेड है, उनके ऊपर सरकार ने 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहिए। लेकिन ये बोलने वाला कौन है? अब हमने जैसे ही बोले तो फौरन देखो ये हमारे त्योहारों के ऊपर हमला कर रहा है, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये देखो हमारा दुश्मन, ऐसी ही बातें सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। चलिए, समय क्योंकि बहुत ही कम है और आपका भी काफी बिजी शेड्यूल है सर, तो एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे कि 2030 तक अगर मैं इम्तियाज जलील जी की बात करूं तो क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका 2030 के लक्ष्यों को जो है वो प्राप्त करवाने में आपकी तरफ से पर्सनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी पार्टी? आप एक तरीके से एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इम्तियाज जलील जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मेरा तो कंट्रीब्यूशन यही रहेगा कि हुकूमतें, सरकारें जो है, जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी कर रही है, उन दीवारों को गिराने का मेरा काम रहेगा कि मैं ये दीवारें मेरे आंखों के सामने खड़ी होते हुए देखना नहीं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एक तो ये है कि मेरा मजहब भी ये सिखाता है कि अगर पेट भर के खाना खा रहा हूँ और मेरा पड़ोसी अगर वो किसी भी समाज का हो, अगर वो हिंदू भाई भी है और वो अगर भूखा सो रहा है, तो वह मजहब मुझे इजाजत नहीं देता है कि इम्तियाज जलील तुम पेट भर के खाओ करके। तो ये भाईचारगी हमें पैदा करने की जरूरत रहेगी। और दूसरा ये है कि जो एजुकेशन का है, हम बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा एजुकेशन अगर हासिल कर लें तो आप जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से रहेगा। 2030 तक अगर रहेगा तो फिर आप दोनों से मैं अनुरोध करूंगा कि 2030 को एक मर्तबा फिर से मुझे बुलाना और पूछना कि क्या किए थे तुमने करके। बिल्कुल सर, वापस से आपको बुलाएंगे, बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत से ऐसे पॉइंटर्स रखे जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, और अगर इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख लिया जाए तो शायद 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज जलील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अच्छी चर्चा में। थैंक यू।